हेलो नमस्कार। मैं विजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट और सारा का सारा जो ब्रिटिश विस्तार है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको ऑल इन वन जो ब्रिटिश विस्तार है उसको पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए अपने साथ आने वाले तकरीबन 30 मिनट तक और आपको पूरा ब्रिटिश विस्तार आपको 30 से 40 मिनट के अंदर में आपको पूरा समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। इसके अंदर केवल मैं एक गुलामी की कहानी जहां से अपन स्टार्ट होते हैं, जहां से अपन गुलाम होते हैं, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे कि कैसे अपन ने गुलाम हुए, कैसे ब्रिटिशों ने कैसे नीतियां अपनाई और किस अकॉर्डिंग उसने अपने धीरे 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 करते हुए पूरा का पूरे भारत को कैप्चर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहले अपन ने पहले एक वीडियो आ चुका है आजादी की कहानी के नाम से, उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ गुलामी की कहानी। क्योंकि भारत जैसे गुलाम हुआ है तो उसकी कहानी अपन को पता होनी चाहिए। तो इसको आजाद तो बाद में सेकंड पार्ट जैसे जैसे भी जो 1857 की क्रांति के बाद में जैसे जैसे अपन आगे आगे आजाद होते जाएंगे उसी का अपन फॉलो देखते रहेंगे। तो अपन अब इस कहानी का नाम दे रहे हैं गुलामी की कहानी। तो बने रहिए अपने साथ। तो बंगाल विजय से स्टार्ट होता है। ब्रिटिश ब्रिटिश प्रपक्ष से अपन देखते हैं बंगाल विजय। बंगाल विजय के अंदर अपन ने देखा था 1757 के प्लासी का युद्ध देखा था। उसके अंदर ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उसके बीच में युद्ध होता है। लेकिन ये दोस्तों ये युद्ध युद्ध नहीं होता है, ये एक धोखा होता है। क्योंकि कुछ चंद सैनिकों के अम, या कुछ चंद अधिकारियों की वजह से, कुछ उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से बंगाल को केवल एक षड्यंत्र मात्र से जीता जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। तो इसका अपन देखते हैं कि अंग्रेजों की पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा नीति थी उसकी वजह से वो जीता जाता है। और सेकंड कर्नाटक युद्ध उसके अंदर अंग्रेजों को आ, अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है। विजय प्राप्त होने के बाद में अंग्रेजों का मुराल इतना ज्यादा ऊपर होता है कि वो ये देखते हैं कि अगर अपन कर्नाटक युद्ध जीत सकते हैं तो भारत को क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो इसका अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ब्रिटिश की जो महत्वाकांक्षा नीति थी, जैसे जैसे उन्होंने सेकंड कर्नाटक युद्ध जीता उसके बाद में उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, साम्राज्य विस्तार की लिप्सा उनकी बढ़ती गई। और बंगाल के उत्तराधिकार को लेकर होने वाले जो तकरार था उसका भी उनको फायदा मिला। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इंडियनों ने, जो भारतीय हैं बंगाल के भारतीयों ने ही आ, अंग्रेजों को उड़ता हुआ तीर दिया है। उनको इनवाइट किया है कि आओ और हमारे बीच में के अंदर आप इंटरफेयर कीजिए। तो इस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो फर्स्ट कारण अपन ने देख लिया महत्वाकांक्षा। कारणों के अंदर अपन बात कर रहे हैं पहले तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा है। दूसरा 1757 का मुगल आदेश है फारूक सियार। फारूक सियार ने जो आदेश दिया था, जो फरमान दिया था 3000 वार्षिक कर के अंदर बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दी गए थे। मुक्त व्यापार की मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। दीवानी राइट आगे मिलेगा। निजी व्यापार स्टार्ट कर दिया गया था, निजी व्यापार की अनुमति दे दी गई थी कर्मचारियों के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब के बीच में तनाव चल रहा था। तो इसी का कारण था जो बंगाल को जीतने की प्रयास किया जा रहा था। 1756 के अंदर सिराजुद्दौला नवाब बना। तो सत्ता संघर्ष के चलता रहा आपस के अंदर। जो अपने रजवाड़े थे उसके अंदर काफी ज्यादा तनाव चलता रहता था कि मैं नवाब बनूं, मैं राजा बनूं, मैं वो बनूं। तो इसी की वजह से अ, काफी ज्यादा संघर्ष चलता रहता था। तो इसी वजह से जो जो भी असंतुष्ट लोग थे वो जाके कंपनी से मिलते हैं और कुछ ऐसा है, कुछ कहानी बनने की कोशिश होती है। तो उसके अंदर सत्ता संघर्ष का एक काफी अच्छा संकेत होता है या एक अच्छा कारण मिल जाता है कि अंग्रेजों को अपने ही इंटरनल मैटर के अंदर अपन को अपने ही बीच के अंदर वो आके डिस्टर्बेंस कर सकते थे, मैटर को रिजोल्व कर सकते थे। वो ऐसे बोलते थे हम तो बिचौलिया है, हम आपके बीच में जो भी
जो भी संघर्ष हो रहा है तो उसका उसका समाधान करने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता था, बाद में वो खुद का उल्लू सीधा कर लिया करते थे। तो 1756 के अंदर सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना तो शौकत जंग, घसीटी बेगम जैसे कुछ लोगों जो उनसे नाराज थे कि हमें नवाब बनना है, हमें पावर मिलना चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा सीन था। अंग्रेजों के ऊपर टैक्स लगाया गया सिराजुद्दौला की वजह से भारत, और कलकत्ता किले की किलेबंदी करने से रोकी गई। दोस्तों कुछ बात यूं थी कि कलकत्ता का जो किला था उसका किलेबंदी जो अंग्रेज थे वो करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने अपनी संप्रभुता के ऊपर आक्रमण समझा और उनको मना किया। जाहिर सी बात है, अपने घर के अंदर अगर कोई पड़ोसी आके कुछ बना रहा है बगैर अनुमति के तो अपन भी तो मना ही करेंगे ना। तो उसी प्रकार सिराजुद्दौला ने भी यही किया। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी चलती है कि जैसे जैसे वो नवाब ने मना किया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसके कारण बाद में नवाब ने कूच किया, यानी कि आक्रमण किया, कलकत्ता के ऊपर अधिकार किया, कलकत्ता के किले के ऊपर, और माणिक चंद को अधिकारी बना दिया गया कि आप यहाँ का कार्यभार संभालिए। अंग्रेजों ने जैसे ही वो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हुए तो त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, जिसकी वजह से अंग्रेज फुल्टा नामक द्वीप फुल्टा नामक द्वीप के ऊपर शरण लेते हैं अंग्रेज, और कलकत्ता का नाम चेंज कर देते हैं जो नवाब के द्वारा, और उसका नाम अलीनगर कर दिया जाता है। तो होलवेल नामक जो ब्रिटिश अधिकारी है उसने ब्लैक होल की चर्चा की है, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ये होता है कि राजा ने जो नवाब था उसने कोई 10 बाई 15 की कोठरी के अंदर लगभग 150 जो ब्रिटिश जो सैनिक थे उनको बंद कर दिया गया, और उनको सफोकेशन की वजह से लगभग 140 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये मंडगदल कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ब्लैक होल की वजह से। तो अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि ब्लैक होल की घटना का जिक्र किसने किया था? होलवेल ने किया था। ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, मद्रास से क्लाइव और गर्सन सेना लेके आते हैं, और जो कलकत्ता के ऊपर अधिकारी बनाया गया था मानिक चंद, उसको चंद पैसों के अंदर मानिक चंद अपना ईमान बेच देता है, और उसकी वजह से वो कलकत्ता का आधिपत्य अंग्रेजों के हैंड ओवर कर देता है कुछ चंद पैसों की वजह से। दोस्तों देखो कैसे कैसे गद्दार अपने देश के अंदर पैदा होते हैं, जिसका अपन को प्रमाण यहीं से देखने को मिलता है कि अपन ने शुरुआत के अंदर ही गद्दारी करनी सीख ली, यानी कि वफादारी अपने ही बीच के अंदर घर घर का बेदी लंका ढाई वाली कहानी है। जिस प्रकार विभीषण जी ने लंका ढाई थी, उसी प्रकार ये माणिक चंद जी ने लंका ढाई, और उन्होंने ये बोला कि जाके नवाब को ये बोला कि भयंकर आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से अपने ऊपर काफी ज्यादा आक्रमण किया, बहुत बड़ी सेना लेके उन्होंने आक्रमण किया, जिसकी वजह से अपन हार गए। तो नवाब काफी ज्यादा घबरा जाता है, इतना ज्यादा घबरा जाता है कि नवाब और ब्रिटिश के बीच में बराबर की संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के अंदर नवाब घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। यानी कि नवाब ने खुद है ना जाके इन्फेक्शन जो सब कुछ देखा नहीं, केवल कुछ चंद लोगों का ही जो बातों के ऊपर ये देखा कि ये अपना अपने सारे के सारे वफादार लोग हैं। यानी कि ये काफी ज्यादा रहा, माणिकचंद ने गलत सूचना दी नवाब को, जिस वजह से अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि के अंदर किले की बंदी करने की इजाजत दे दी गई नवाब के द्वारा कि आप किले बंदी कीजिए, आप किले बंदी कीजिए, और उसका आपको पूरा को पूरा आपको आधिपत्य दे दी गया। और युद्ध हर जाना नवाब को देना पड़ा, युद्ध हर जाना लगभग 50 लाख के आसपास। उस टाइम पे 50 लाख काफी ज्यादा रकम बड़ी होती है उस टाइम। 50 लाख युद्ध हर जाने के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया नवाब के द्वारा। अब देखो कुछ चंद गद्दारों के नाम मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद,
जैसे इन कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र किया, यानी कि अपन बोल सकते जैसे कंपनी ने इधर से तो अलीनगर की संधि कर ली, और इधर से अलीनगर की संधि करने के बाद में जो ब्रिटिश, जो नवाब के सबसे ज्यादा वफादार या जिनके पास शक्तियां होती थी, उन्हीं को एक एक करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश मिलने लगे, और उनको ये बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको नवाब बना देंगे। जब मीर जाफर को भी यही दिया लॉलीपॉप की, मैं तेरे को नवाब बना दूंगा, खादिम खान को भी दिया, राय दुर्लभ को भी यही दिया, यानी कि सभी से अलग अलग जाके मिले, और अलग अलग मिलने की वजह से सभी को ऐसा लगा कि युद्ध समाप्त होने के बाद में अपन को नवाब बनाएंगे, अपन को नवाब बनाएंगे, अपन को नवाब बनाएंगे। तो यही पृष्ठभूमि मैंने आपको समझाया है। प्लासी की युद्ध का कारण क्या था, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और हम अब चलते हैं प्लासी की युद्ध की तरफ। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, षड्यंत्र था दोस्तों, केवल षड्यंत्र था। ये अपन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन षड्यंत्र भी वही करता है जिसके पास पावर होता है, जिसके पास माइंड होता है, सब कुछ होता है, वही षड्यंत्र करता है दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि 1757 प्लासी का युद्ध होता है, नवाब मारा जाता है। अब इसके कारणों का, अब अंग्रेज सफल क्यों हुए, ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। अपन को देखने को मिलेगा कि अंग्रेज सफल क्यों हुए। तो अंग्रेजों के सफलता के भी कारण है। तो दोस्तों अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज सफल क्यों होते हैं। अंग्रेजों ने क्या, अंग्रेजों के पास ऐसा क्या था कि वो सफल हो गए और नवाब असफल हो गया। तो उसका एक बेहतरीन कारण होता है योग्य नेतृत्व है। कहा जाता है कि सेना का योग्य नेतृत्व जो करता है, चाहे उसके पास कम सेना क्यों ना हो, लेकिन वो विजय हासिल कर सकता है। और एक महत्तर रणनीति, महत्तर रणनीति का आशय ये होता है कि अच्छी रणनीति, काफी सॉलिड रणनीति। दूसरा, तीसरा था सैनिक श्रेष्ठ था, नौसेना श्रेष्ठ था। इसी वजह से जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण होता है कलकत्ता के बाद में, क्लाइव मद्रास से सेना लेके आ जाता है, तो इसकी वजह से। और तीसरा, पांचवा था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अपन देखते हैं कि माणिक चंद जैसे चंद लोगों की वजह से उनको गलत सूचना दी जाती है, कलकत्ता का पूरा आधिपत्य दे दिया जाता है। कुछ ऐसे ही ऐसे सीन चलता है। और एक था राजनीतिक एकता का अभाव। हम भारतीयों के अंदर शुरुआत के अंदर राजनीतिक एकता का अभाव होता है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव होता है। तो कुछ इस प्रकार होता है। तो अपन ने ये देख लिया कि अंग्रेज कैसे जीते, इसका अपन ने श्रेष्ठतम उदाहरण देख लिया गया है। तो अब जैसे ही 1757 की जो 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद में अंग्रेजों को ऐसा क्या मिल गया, बंगाल जीत गए। तो उसका अपन दो तीन चीजों के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य कारण। तो राजनीतिक और आर्थिक, तो शुरुआत के अंदर अपन आर्थिक कारणों को देखने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। बंगाल को, जैसे ही बंगाल को जीता, संसाधनों के ऊपर उनका नियंत्रण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जैसे सोने की खान हाथ में आ गई हो, कुछ ऐसा वो फील कर रहे थे। इसी से इसी से ही वो भारतीय उत्पादों को खरीदते थे, और इसी से ही वो साम्राज्य विस्तार करते थे। यानी कि भारत का पैसा भारत के ही लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके भारतीय लोगों को ही मारते थे। भारतीय राजाओं को, जो रजवाड़े थे, उनको काफी ज्यादा उनको अपने अधीन लेते थे। उन्हीं पैसों से, उन्हीं लोगों के द्वारा भारत, कहा जा सकता है कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीय राजाओं को हराया गया। क्योंकि सेना उनके पास कौन सी थी, उनके पास तो काफी कम सेना थी, केवल भारतीयों को ही वो नियुक्त किया करते थे, उन्हीं को सेना को पैसा दिया करते थे, और आक्रमण भी उन भारतीयों के ऊपर करवाया करते थे। और पैसा उस सेना के लिए पैसा कहाँ से लाते थे, वो भी भारत से ही लेते थे। और यहाँ से कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा कहां से लाते थे, कोई ब्रिटेन से थोड़ी लाते थे, वो केवल भारत से ही। जैसे बंगाल को जीता, बंगाल के यहाँ से टैक्स लेते थे, और यहीं से वो कच्चा माल करके अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट करते थे। और इसी की वजह से वहां से तैयार माल आता था और भारत के अंदर ही बिक जाता था। यानी कि सब कुछ भारत का था, भारत के अंदर ही, भारत से ही वो पैसा बनाया, भारत से ही ब्रिटेन का विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल काफी ज्यादा किया। लेकिन दोस्तों
अपन बोल सकते हैं कि उनकी सफल रणनीति की वजह से, महत्तर योग्यता की वजह से उन्होंने ये सब कुछ जीता है। तो अपन देखने की कोशिश करते हैं आगे का कार्यकाल कुछ। इससे आर्थिक के अंदर क्या होता है कि उनको शुरुआत के अंदर 24 परगना की जमींदारी दी जाती है। जो भी नवाब बनता है उस टाइम, जो बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर के द्वारा 24 परगना की जमीन दी जाती है दोस्तों। काफी ज्यादा जमीन होती है। 24 परगना के अंदर दीवानी राइट दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे, आप काफी ज्यादा आप यहाँ से टैक्सेस लो, और यहाँ से आप है ना पूर्णतः अपनी सेना का विस्तार कीजिए। कुछ अपने ऐसे ऐसे करके अपन ने उड़ते हुए तीर अपन ने पूरे दे दिया। यहीं से अपन ने सब कुछ दे दिया उनको। पूरा का पूरा अपन ने, सारा का सारा अपन ने यहाँ से दे दिया। यहीं से वो सब कुछ कमाएंगे, सभी को, भारतीयों को सब करेंगे। 24 परगना जमीन कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने की आजादी दे दी गई कि आप उपहार उपहार और हर्जाने के रूप में कुछ भी लीजिए। कुछ ऐसा ऐसा सीन दे दिया गया। मीर जाफर मीर जाफर वही गद्दार है जिसने षड्यंत्र किया था दोस्तों, जिसने 1757 के अंदर अ, जो जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके अंदर सबसे ज्यादा अग्रणी यही था वो दोस्तों, जो सेना नायक था। इसी मीर जाफर यही सेना नायक था, जिसके कारण जिसके कारण नवाब को भेज दिया जाता है कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं। ये तो सामने 3000 सैनिक थे दोस्तों। 1757 के युद्ध के लिए अंग्रेजों के पास लगभग 3000 सैनिक थे। इधर 50,000 सैनिक थे। 50,000 सैनिक थे। तो मीर जाफर ने क्या कहा? मीर जाफर ने यह कहा कि सामने केवल 3000 सैनिक है, आप राजा जी आप जाके महल के अंदर आराम कीजिए और मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर खुशखबरी सुनाता हूँ। तो इसी खुशखबरी के अंदर वो चल देता है अपनी महल की तरफ दोस्तों। और होता यूं है कि यहाँ पे मीर जाफर का भाई वेट करता रहता है। जैसे ही यहाँ पे राजा पहुंचता है, पीठ के अंदर यहाँ पे छुरा घोंपा जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये वही अपन ने कुछ कहानी इस प्रकार अपन ने देख ली है दोस्तों। तो अपन आर्थिक परिणाम अपन ने देख लिया है दोस्तों। अब राजनीतिक परिणाम देखते हैं। खुशी खुशी के अंदर अपन को देख लेना है सब कुछ। इसी से कहानी के तौर पे आपको पूरी की पूरी कहानी सुना दूंगा मैं, और आपको अच्छे से सब कुछ याद रहेगा। कहानी के तौर पे मेरा ये मानना है कि किसी भी अपन जिस प्रकार हॉल के अंदर या सिनेमाघर के अंदर अपन जाते हैं तो सामने पिक्चर चलती रहती है। पिक्चर चलते चलते अपन को पूछा जाता है कि क्या क्या स्टोरी थी, तो अगले पर अपन सारी की सारी स्टोरी अपन 10 से 20 मिनट के अंदर सुना सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको कुछ स्टोरी पर्पस में मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसके अंदर थोड़े फैक्ट कम रहेंगे, लेकिन विषय की समझ होनी चाहिए। राजनीतिक परिणाम के अंदर दोस्तों होता ही है कि जैसे ये भारत है, भारत के अंदर ये पूरे भारत है, यहाँ पे आधिपत्य उनका हो चुका था। यहाँ पे ये आधिपत्य की नींव रख दी गई थी। राजनीतिक परिणाम के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे बंगाल के अंदर कंपनी की काफी ज्यादा यहाँ पे गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी थी। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था दोस्तों। अप्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। यानी कि कहा जा सकता है दोस्तों कि सब कुछ अपने पास था, उनके हाथ में था। सामने केवल मुखोटा, केवल राजा को रख दिया गया था। राजा को केवल मुखोटा दे दिया गया था कि आप केवल भारतीयों के लिए, ये अशिक्षित भारतीयों को केवल ये मुखोटा दिखा रहे थे कि ये राजा है तुम्हारा, जो भी करता धरता ये है। लेकिन पीछे से जो कर रहा था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी दोस्तों। सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। यही उसका परिणाम था, यही उसका राजनीतिक परिणाम था। मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। बंगाल के संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमाया जाता है। तो मीर जाफर 1757 से 1860 तक, नहीं सॉरी, 1757 से 1760 तक वो नवाब होता है। नवाब तो जब तक नवाब ने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे अच्छे उपहार, अच्छी अच्छी सब कुछ देते रहे, संसाधनों का सब कुछ दोहन करने दिया, तब तक उसको नवाब बनाया गया।
लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अब ये अपन को कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि ये संप्रभु होने की कोशिश कर रहा है, तो उसी प्रकार हटा दिया जाता है उसको। उठ घी के उसके अंदर से घी की जो चम्मच थी, सोने की चम्मच थी, वो निकाल ली जाती है उसके मुंह से और उसको साइड कर दिया जाता है। तो और उसी का जो जवाई होता है, मीर जाफर जो मीर कासिम, जो मीर जाफर का जवाई होता है, मीर कासिम, उसको नवाब बनाया जाता है 1760 के अंदर। लेकिन मीर कासिम भी काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा दूरदर्शी सोच का होता है। तो इसका भी अपन देखते हैं कि 24 परगना की जमीन तो मीर जाफर ने दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद में मीर कासिम जब जैसे ही नवाब बनता है, मीर कासिम जैसे ही नवाब बनता है दोस्तों, तो होता यूं है। अभी अपन को सब कुछ देखते हैं, एक सेकंड में इसको ड्रॉ वाले को हटा लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है, वही राजनीति चलाई जाती है आर्थिक के अंदर। उन्हीं को जो बटनेश्वर, मिर्दनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी जाती है, उनको यहाँ से आप दीवानी राइट दे दी जाते हैं। यानी कि मीर जाफर ने शुरुआत में 24 परगना दिए थे, मीर कासिम ने 3 जगहों की, बटनेश्वर, मिदनापुर और चट्टगांव की जमींदारी दे दी जाती है, जिसकी वजह से और धीरे धीरे, पहले तो इतना उनके पास यहाँ से वो लैंड ले सकते थे, फिर इतना हो गया। यानी कि जैसे ही नवाब चेंज हुआ, उनको फिर और काफी ज्यादा जमीन मिल जाती है। जमीन मिल जाती है तो उनके पास रिफॉर्म टैक्स प्राप्त हो सकते हैं। टैक्स प्राप्त होगा तो वही भारत का दोहन होगा, यहाँ से संसाधनों का दोहन होगा। और संसाधनों का दोहन होगा तो दोस्तों सच बोलता हूं कि यहाँ से पैसा लिया जाएगा, यहीं से साम्राज्य विस्तार किया जाएगा, और यहीं से जो कच्चा माल होगा वो यहीं से ब्रिटेन भेजा जाएगा। वहां से पका हुआ माल, जो तैयार माल है, वो यहीं पे लाके बेचा जाएगा दोस्तों। फिर होता यूं है कि मीर कासिम थोड़ा दूरदर्शी सोच का होता है, तो उसने कुछ राजधानी मुंगेर ट्रांसफर की जाती है, अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर ट्रांसफर करता है, और कुछ तोप खाने वगैरह बनाने की कोशिश करता है। तो अंग्रेज ये समझते हैं कि अपने संप्रभु के ऊपर ये आक्रमण हो रहा है, कि ये अपने आप को संप्रभु समझने लग गया, कि हम इसके आका है, ये हमारे इशारों पे ऊपर नाचने वाला, ये अपने आप को क्या समझता है। तो उठा के फेंक दिया जाता है। वही हाल होता है जो मीर जाफर वाला मीर कासिम के साथ होता है। तो फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, जो 1760 के अंदर वापस से हटा दिया जाता है। उसी प्रकार, तो इसी का परिणाम होता है बक्सर। यानी कि जैसे ही सोने की चम्मच मीर कासिम के हाथ से निकाली जाती है, मुंह से निकाली जाती है, वो हाय तौबा करने लगता है दोस्तों। और जैसे ही वो अ, अ, भगा भगा पहुंचता अवध, अवध के अंदर उस टाइम आए हुए थे अपने मुगल बादशाह, शाह आलम सेकंड। उस टाइम के जो बादशाह हुआ करते थे दोस्तों, शाह आलम सेकंड थे। वो चिल करने के लिए अवध आए हुए थे। यानी कि उस टाइम वो दिल्ली कम रहा करते थे, और अवध ये आसपास घूमा करते थे। अपने जो रजवाड़ा था उसके अंदर सैर सपाट के लिए चला करता था। लेकिन दोस्तों आपको सही बात बताए, उस टाइम उस टाइम भी यही था। जो लाल किला था, उसके अलावा वहां पे उनकी चलती नहीं थी, क्योंकि शाह आलम सेकंड उतना योग्य राजा नहीं था, जिस वजह से सारे के सारे धीरे धीरे वो हो गए थे अलग। जो मुगल साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया गया था तुम। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 के अंदर होता है, उसका परिणाम होता यूं है कि जो मीर कासिम को जो नवाब के रूप में हटा दिया जाता है, मीर जाफर को वापस से नवाब बनाया जाता है, तो इसी का परिणाम होता है बक्सर। तो दोस्तों मीर मीर जाफर को वापस से राजा बनाने का ही राजा ही बनाने का कारण ही होता है बक्सर। तो इसके कारण भगा भगा मीर कासिम पहुंचता अवध। अवध के अंदर उस टाइम का जो राजा होता है सुजाउद्दौला, बंगाल का राजा, उस टाइम मीर जाफर था ही। और
मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, यानी कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो उस टाइम हेक्टर मुनरो थे, और वर्सेस तीन जो अगली तरफ थे वो बंगाल के जो मीर कासिम थे, अवध के सुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इन्होंने ये धारणा बना रखी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो छोटी सी है, इसको तो हम यूं चुटकियों में हटा देंगे, चुटकियों में हटा देंगे दोस्तों, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ दोस्तों, निर्णायक युद्ध साबित हुआ। जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है, जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, यकीन मानिए, जो अपने बीच में धारणा थी, जो प्लासी का युद्ध था वो युद्ध युद्ध नहीं था, षड्यंत्र था, ये धारणा बना रखे थे, तो वो 1764 के अंदर बक्सर के युद्ध के अंदर वो धारणा बदल जाती है, और एक योग्य नेतृत्व के कारण वो जीत लेते हैं, और तीनों को बहुत बुरी तरीके से हराया जाता है, हराया जाता है दोस्तों। यही कारण होता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हराने के कारण पूर्णतया बंगाल अब आधिपत्य के अंदर आ जाता है। जो बंगाल है पूर्णतया आधिपत्य के तौर पे आ जाता है दोस्तों, और इसी का परिणाम होता है जैसे ही बक्सर होता है, बक्सर होने के बाद में कहा जाता है कि जैसे ही बक्सर होता है तो तीन संधिया होने का दौर होता है। संधिया कहाँ होती है दोस्तों? जहां हारे हुए राजा होते हैं ना, उन्हीं की राजधानी के अंदर संधिया होती है। कभी जीते हुए राजा के वहां पे संधिया नहीं होती है, ये याद रखना दोस्तों। जो यहाँ जो हारा हुआ होता है उसी की राजधानी के अंदर, उसी के घर पे जाके और उसी के ऊपर शर्तें रोपी जाती है दोस्तों। यही कारण होता है कि मुगल बादशाह से उस टाइम संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दोस्तों दो दो होती है, एक अवध के साथ भी होती है, क्योंकि उस टाइम अवध के पास में ही, अवध के यहीं पे आए हुए होते हैं अपने जो राजा जी है, जो अपने सबसे मुगल बादशाह, जिनको बादशाह हिंद का खिताब दिया जाता है, ये अपन बोल सकते हैं। हालांकि ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ बादशाह हिंद का, यानी कि भारत का बादशाह था, वो अवध आया हुआ था, तो इस वजह से इलाहाबाद की संधि यहीं पे होती है, अवध के अंदर ही इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के अंदर मुगल बादशाह से जो संधि होती है, पहले उसका जिक्र करते हैं। तो मुगल बादशाह को नहीं, पहले अपन मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती है, यानी कि बोला जाता है 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती है। कड़ा और इलाहाबाद दिया जाता है, यानी कि अब बोल दिया जाता है कि तुम कड़ा और इलाहाबाद केवल यहीं के राजा हो, यानी कि अब तुम पूरे भारत के राजा नहीं रहे, अब तुम केवल ये कड़ा और इलाहाबाद दिया जाता है दोस्तों। और ये कड़ा और इलाहाबाद कहां से लिया जाता है दोस्तों? ये लिया जाता है अवध से, ये अवध से लिया जाता है दोस्तों, अवध से। अभी मैं बताता हूं कि कैसे ली जाएगी ये इलाहाबाद की फर्स्ट संधि अपन ने देख ली मुगल बादशाह से। मुगल बादशाह को क्या दिया जाता है? 26 लाख वार्षिक पेंशन, कड़ा और इलाहाबाद दिया जाता है, और इसके बदले में क्या लिया जाता है दोस्तों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट। यानी कि देखो, धीरे धीरे उनके पास साम्राज्य इतना ज्यादा बढ़ रहा है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो पहले 24 परगना से स्टार्ट होते हैं, और बाद में जो मिदनापुर, चिटगांव से, वहां से स्टार्ट होते हैं, और फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा से यहां तक पहुंच जाते हैं। यानी कि पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, यहीं से लिया जाएगा, यहीं से लूटा जाएगा, और यहीं से साम्राज्य विस्तार किया जाएगा, और यहीं के जो सैनिक होंगे और सामने वाले सैनिक जो यहीं के होंगे, आपस में मारेंगे, कटेंगे, सब कुछ यहीं का होंगे। और यहाँ पे खिचड़ी कौन खाएगा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी खाएगी। सब कुछ चलेगा, सब प्री प्लानिंग है, सब प्री प्लानिंग है। तो अपन ने देख लिया कि इलाहाबाद की संधि, जो फर्स्ट इलाहाबाद की संधि हुई है, उसका अपन ने जिक्र कर लिया है दोस्तों। अब सेकंड इलाहाबाद की संधि जो अवध से की गई है दोस्तों, अपन देखते हैं अवध के ऊपर 50 लाख का हर्जाना लगाया जाता है, युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। 50 लाख उस टाइम पे 1764 के अंदर 50 लाख बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी दोस्तों। यही देखो,
जो, और इससे 50 लाख के साथ साथ कड़ा और इलाहाबाद लिया जाता है क्षेत्र, जो यहीं से लेके यहीं के जो अपने नवाब जो मुगल बादशाह हुआ करता था, उसको अपन ने अभी शुरुआत के अंदर देखा था, उसी को दिया जाता है। यानी कि यहीं से वस्तु विनिमय हो गया, यहाँ के क्षेत्र विनिमय हो गया, आप यहाँ से लो, यहाँ से लो, सब कुछ हो गया। और बदले के अंदर अब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट, बंगाल बिहार उड़ीसा ये कोई छोटा सा ही आज का बंगाल बिहार उड़ीसा नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान का भी कुछ भाग है, इसके अंदर बंगाल का भी कुछ, बंगाल सारा का सारा पूरा बंगाल आ गया, और इधर से पाकिस्तान का भी काफी भाग आ गया, और इधर से अपना ब्रिटिश जो अपना जो अभी बंगाल है, बिहार है, ये वाला भी भाग आ गया। यानी कि अब कंपनी के पास काफी ज्यादा जमीन आ गई, यहीं से टैक्स लिया जाएगा दोस्तों, यहीं से टैक्स लिया जाएगा। और फिर हुआ यूं करता है, बंगाल के नवाब से संधि होती है, यानी कि 3 संधि हो चुकी है बंगाल के नवाब, ये यानी इलाहाबाद की संधि एक हो गई जो मुगल बादशाह से हुई, इलाहाबाद की संधि होती है अवध के साथ होती है, बंगाल की संधि होती है जो बंगाल के राजा को बनाया जाता है। बंगाल के राजा कौन होता है, ये आप सर्च कर लेना उस टाइम पे। प्रशासनिक जो प्रशासनिक संचालन के लिए एक वाइस नवाब, या अपन बोलते हैं कि वाइस नवाब की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, यानी कि द्वैध शासन जिसे अपन बोलते हैं ना, कि शासन 2 राजाओं के द्वारा चलाया जाता है, ये मान लो कि ये नवाब, ये वाइस नवाब, इस वाइस नवाब की नियुक्ति कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको हटा ये नहीं सकता, नवाब हटा नहीं सकता सब काम। यानी कि ये देखो दोस्तों, अपन देखते हैं कि अपन ने देख लिया कि जो द्वैध शासन होता है क्या है। द्वैध शासन के अंदर होता ही है कि सामने केवल ये मुखौटा दिए दे दिया जाता है कि नवाब ये है तुम्हारा, लो देखो बंगाल बिहार उड़ीसा वाले, ये तुम्हारा नवाब है, यही तुम्हें लूट रहा है। लेकिन असल में लूट कौन रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी लूट कौन रहा था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी। और नाम लगाया जाता है कि आपका नवाब लूट रहा है, नवाब लूट रहा है दोस्तों। तो क्या होता है, अपन ने ये सब कुछ देख लिया है। अब 1700 यानी कि द्वैध शासन कहां से कहां तक चला, 1765 से लेके 1772 तक, यानी कि बोला जाता है कि क्लाइव ने लगाया और वोरेन हेस्टिंग्स ने हटाया द्वैध शासन को। यानी कि लगभग ये मान लो 20 से 25 साल तक द्वैध शासन लगाते हैं। तो इस क्या है द्वैध शासन, अपन ने ये संदर्भ देख लिया है। यानी कि जो देखने में प्रशासन का संचालन जो भारतीयों को लगे, प्रशासन का संचालन कौन कर रहा है, अपना नवाब कर रहा है, लेकिन वास्तविक संचालन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी या वाइस नवाब की द्वारा कर रहे थे। तो उसके बाद में अपन देखने की कोशिश करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो उसके ऊपर डायरेक्ट भी रूल कर सकती थी, उसने ऐसा क्यों किया दोस्तों, कि द्वैध शासन क्यों लगाया, इसका भी कारण है दोस्तों, इसका भी कारण है, आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। हमारा पूरी की पूरी कोशिश रहेगी आपको स्टोरी पर्पस से आपको सब कुछ बताया जाए। कंपनी को एक कारण ये होता है, कंपनी को भारतीय प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होता है, भारतीय प्रशासन को के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसका कोई अनुभव नहीं होता है उनको, कंपनी को। इस वजह से इस वजह से कंपनी कंपनी को कोई अनुभव नहीं होने का कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि अभी द्वैध शासन चालू करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कंपनी का मूल मकसद वैसे उस टाइम तक साम्राज्य के ऊपर पूर्णतया अधिकार करने का नहीं था, वो आर्थिक केवल पैसा लेना चाहता था, हमें टैक्स चाहिए, कोई प्रशासन वगैरह नहीं चाहिए, हमें कोई जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ से पैसा चाहिए, कोई जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, केवल पैसा 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 पैसा, केवल यही उनका मोटो था दोस्तों, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों केवल पैसा था। यही कारण था कि द्वैध शासन लगाया गया। और इसी कारण की वजह से अपन ने सब कुछ बंगाल का पूरा सिनेरियो अपन ने देख लिया गया है।